नेक्स्ट टॉपिक जो भाई हमारा स्टार्ट होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि जो भाई कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमें पता चला कि भाई कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 तरीके के बॉन्ड बनाते हैं। तो अब वो बॉन्ड बनते हैं किस तरीके से हैं, मतलब वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें वहाँ पे आपकी मतलब जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे मैच करनी चाहिए, कि जिसके बेस पे हम ये सब कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जो कंबाइन करेगी एलिमेंट्स को। हाई आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, वो हाई होनी चाहिए। हाई किन की होगी, मैं वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जिन एलिमेंट का साइज आपको क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, उन पे आपके एंथैल्पी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। दूसरा कह रहा है कि नियरली आसपास होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है भाई। और इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो 3 चीजें यहाँ पे हमारे पास आई। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, दूसरा मेरे पास निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा मेरे पास मुझे पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपके जो कोई भी कंपाउंड बनेगा उसको क्या बना रही है, स्टेबल बना रही हैं, ठीक है। तीसरे अगली बात में क्या बोल रहे हैं, अगली जो माई स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि न्यूक्लियर चार्ज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, मैंने आपको भी बताया कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्होंने हाई बोलना है, कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होगी, क्योंकि उनका साइज छोटा होगा, क्योंकि साइज छोटा होने के बाद जब आप एनर्जी लगाओगे तो क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट सेल, ये मेरे पास सेकंड सेल, ये मेरे पास थर्ड सेल, और ये मेरे पास क्या है, फोर्थ सेल। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। मैंने डेल्टा H1 लगाया, मतलब डेल्टा H1 लगाया मैंने, फर्स्ट एंथैल्पी लगा दे भाई, ठीक है। अब वो फर्स्ट एंथैल्पी एक बार तो यहाँ स्ट्राइक करें, सपोज वो एंथैल्पी एक बार में यहाँ स्ट्राइक करें, एक बार में वही एंथैल्पी यहाँ पे काम कर रही है और एक बार में वही एंथैल्पी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा वो सबसे ज्यादा इस पे होगा, क्योंकि ये इसका सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है। उससे कम अट्रैक्शन इस पे होगा, क्योंकि इसकी और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तीसरा इसमें, और जो थर्ड सेल की मैं बात करता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जा रही हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है, ठीक है। रिमाइंडर में लिख लेंगे इस पॉइंट को कि आपका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज व्हेन नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में जब आपके पास न्यूक्लियर चार्ज घट रहे हैं तो आपकी एंथैल्पी भी वहां पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के, तो यहां पे आपकी डेल्टा जो एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H है वो ज्यादा लगेगी, ठीक है। क्योंकि पहले आप एनर्जी लगाओगे न्यूक्लियस के इक्वल, क्योंकि एनर्जी इक्वल आएगी तो ये फ्री होगा, फिर आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको यहां से जंप कराने के लिए, नहीं बाहर निकालने के लिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि भाई जैसे आप देखो फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो साइज छोटा हो गया, अब इन सेल्स की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। यदि मैं सेकंड सेल से निकाल रहा हूं तो मुझे थर्ड फोर्थ मतलब साइज छोटा हो गया, थर्ड से निकाल रहा हूं तो मुझे फोर्थ की जरूरत नहीं है। तो जितना जितना साइज छोटा होता जाएगा वहां पे आपके पास साइज जितना ज्यादा छोटा होगा आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि साइज डिक्रीज करेगा जितना ज्यादा छोटा होगा आपके पास, उसमें नंबर ऑफ सेल्स वहां पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर आपके पास उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे, उतने ज्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी बात कर रहे हैं कि जो दो एटम्स आप जोड़ने वाले हो। फॉर एग्जांपल्स जैसे हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की थी मीथेन की, CH4 मीथेन की, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे दो आपके पास ये एटम आ गए,
इनके पास यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास, सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि दोनों के अंदर, अब देखो भाई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने पे और दूसरा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होने पे, तो वहां पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है कि बॉन्ड का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएंगे, वो भाई कोवलेंट बॉन्ड ना होके वो आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे उस कंडीशन पे। ठीक है, तो ये बोलता है कि इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हाइड्रोजन और आपके पास कौन है, कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगी, तभी यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फिर हमने इस कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कर दिया टू टाइप्स के अंदर, एक तो हमने बना दिया इसको पोलर के अंदर, दूसरा हमने कर दिया नॉन पोलर। कि भाई पोलर कौन से होते हैं, ये बोलते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन द टू अनलाइक एटम, अनलाइक का मतलब क्या है कि उनका नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स के लिए हम बात कर लेते हैं HCl, दोनों का नेचर अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन है वो फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और क्लोरीन यहाँ पे फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, दूसरा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, दोनों का नेचर अलग अलग आ गया। यहाँ पे नेचर अलग आने की वजह से तो इसका नेचर भी यहाँ पे चेंज हो गया, ये कैसा हो गया, यहाँ पे पोलर आ गया। ठीक है, नेचर इनका सेम होता है ना कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो कोवलेंट का ही पार्ट बन जाता है ये, वहां पे नेचर इनका अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब ये HCl की बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे, अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो यहाँ पे कैसे बन रही है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, पर यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करना, हमें जो आपके पास कंपाउंड बना हुआ है हमें उसको ये समझना है कि भाई ये बना कौन सा है, पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, हमें उस चीज को उसका नेचर पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिस्कस करना है, ना कि इसको हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बेस पर डिस्कस करना है। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के बेस पर डिस्कस करोगे तो ये आयनिक कंपाउंड है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्लोरीन को, तब जाके क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं ऑलरेडी NaCl वाला, KCl वाला बॉन्ड फॉर्मेशन इसी टॉपिक पे ऑलरेडी करा चुका हूं, इसे पहले वीडियो में आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब भाई दूसरे मैंने बात की नॉन पोलर्स के बारे में कि भाई नॉन पोलर कौन से होते हैं, ये हमारे पास आ गए नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या कहेंगे, द बॉन्ड बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ एटम attach each other। ठीक है, सेम टाइप जैसे O2, H2, Cl2, N2, I2, Br2। अब इसके अंदर जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे किसके बीच में, बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का नेचर सेम। ये तो है नहीं कि भाई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ तो दूसरा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ऑलरेडी आपको क्या मिलेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन सेम, कि एक नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरा नाइट्रोजन भी आप लोगों को यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। यदि एक नेचर में नॉन मेटल है तो दूसरा भी आपको नेचर में नॉन मेटल मिलेगा, यदि एक नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरा भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मिलेगा, वो अपने आप को यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होने देगा। ठीक है, यदि एक का साइज स्मॉल है तो दूसरे का साइज भी आपको यहाँ पे स्मॉल मिलेगा। साइज किस लिए डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि साइज का इफेक्ट का आपको पता है ऑलरेडी किस पे पड़ता है, एंथैल्पीज पे, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो एंथैल्पी घटेगी, और जब साइज घटेगा तो एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, हम रिमाइंडर में इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कि जो हमारी एंथैल्पीज होती हैं, एंथैल्पी increase, size will be decrease, and enthalpy will be decrease, size
विल बी इंक्रीज। साइज घटेगा, एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज वहां पे इंक्रीज कर रहा है, और जब आप साइज को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो वहां पे आपकी एंथैल्पी क्या कर जाएंगी, वहां पे डिक्रीज कर जाएंगे। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे। एक रिमाइंडर पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है जो आप लोगों को याद रखना है, और दूसरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि जब आपका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या कर जाता है, डिक्रीज, ठीक है, तो वहां पे आपके क्या कर जाती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं, और जब न्यूक्लियर चार्ज को आप इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो ऑलरेडी क्या कर जाएंगे, वहां पे सेल आपके क्या कर जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है एंथैल्पीज में, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो उसके बेस पे हम डाउट सेशन पे एक वीडियो आप लोगों को अलग से बना के दे देंगे इस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन वन साइड शेयर, जिसमें क्या हो, एक साइड शेयर की जाए, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंट बाय एरो, उसको एरो से दिखाया जाता है, पॉइंटिंग टू एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है भाई, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए, वो कैसे दिखाएगा, वो इसको दिखाएगा एरो फॉर्म में, मतलब उस पे क्या लग जाएगा, एक एरो लग जाएगा। मतलब जैसे जनरली हम बॉन्ड बनाते हैं, मान लो हमने बॉन्ड बनाया बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमारा ऐसे डैश फॉर्म में बॉन्ड, डैश फॉर्म में हमारा क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब हमने बनाना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि आप जिसके साथ बॉन्ड बना रहे हो ना, उसके बीच में इस तरीके का एरो लग जाएगा, और एरो कह रहा होगा कि भाई ये सेंट्रल एटम जो आपके पास यहां था, सेंट्रल एटम भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, और ये यहां पे बॉन्डेड एटम जो आपके पास है, बॉन्डेड एटम, ये जो यहाँ है भाई, इसने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको ये सबसे बड़े आप लोगों को पहचान मिलेगी। दूसरा कि इसके अंदर जो अदर बॉन्ड बन रहे होंगे, वो किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करा रहे होंगे, आयनिक बॉन्ड की, जो अदर बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक है भाई, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ, की बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, ये बोलते हैं द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द टू बॉन्डेड एटम, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। एक मॉलिक्यूल आपके पास है, मान लो हमने बात कर दी यहाँ पे H2O की, वाटर की, एक ऑक्सीजन मेरे पास प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आपको डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द न्यूक्लियस से लेके एंड टू बॉन्डेड एटम, इसके साथ दो बॉन्डेड एटम जुड़े हुए, मान लो एक जुड़ गया इसके साथ हाइड्रोजन, और दूसरा जुड़ गया इसके साथ हाइड्रोजन, तो जो ये यहाँ पे इसके पास क्या जाएंगे, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने, 4, ये अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि हम लोन पेयर फॉर्म में भी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास ये रिप्रेजेंट, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ठीक है, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। फिर मैंने क्या बात की, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बिटवीन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में क्या होगा, कंटेनिंग द बॉन्ड, कब बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग वो क्या बनाएंगे, एक आपके पास एक पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद आपके पास एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है भाई, ये वाला जो एंगल्स होगा, ठीक है, ये वाला एंगल्स आपके लिए क्या कहलाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ NH3 अमोनिया की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सराउंडिंग क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो ये एंगल्स आपको जो मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 120 का अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे, क्योंकि सराउंडिंग एंगल आपको कितना मिला, 360 का। एंगल्स कोई भी आपके पास फिक्स नहीं होगा, एंगल्स अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेरी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आप ये ना सोचिए कि सर आपने 120 का बोला था, बुक में 114 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो ये मैंने एक एवरेज अमाउंट बताया कि भाई ये आपके पास क्या होगा, एंगल्स होगा, तो जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो डिस्कस की जाएगी, वो आपके लिए किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो आपके बॉन्ड एंगल्स को यहाँ पे क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। अब इनके बेस पे हमें क्या पता चलता है, बॉन्ड एंगल के बेस पे हमें क्या पता चलता है, अपनी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की, यानी कि जिसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा वहां पे आपको रिपल्शन मिनिमम मिलेगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल विल बी हाई, जिनका बॉन्ड एंगल हाई होगा,
ठीक है, रिपल्शन विल बी लो, वहां पे रिपल्शन लो रहेगी, एंड स्टेबिलिटी विल बी हाई, और उनके बीच में क्या होगी, स्टेबिलिटी हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा नहीं, एक दूसरे का जो फोर्स, एक दूसरे पे फोर्स लग नहीं रहा होगा, लग नहीं रहा हो तो जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये मैंने बात की यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स आपके पास हो गए, जो आपके पास मैंने दोबारा बात की यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। जो ये रिपल्सन की बात की है, ठीक है, ये रिपल्सन किसके बीच में होगा, सेंट्रल एटम और या मतलब कि जो अदर बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड बना हुआ, तो इनके बीच में यहाँ पे रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन द, एक एडवांस में हम आप लोगों के एक मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर देता हूं कि लोन पेयर एंड लोन पेयर, रिपल्शन विल बी हाई, lone pair and bond pair, repulsion लेस होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, और भी लेस होगा। यानी कि लोन पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं S2 की, तो भाई ये मेरे पास एक लोन पेयर है और ये मेरे पास दूसरा लोन पेयर है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करता हूं, तो यहां पे जो रिपल्शन होगा वो इसके कंपेयर में कम होगा और इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। क्यों, क्या है, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हाई होगा कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इस रिपल्शन के कंपेयर में। ठीक है, यहां पे फिर कौन सा रिपल्शन आएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन आएगा। तो यहां पे क्या होगा कि लोन पेयर रिपल्शन से वेरी हाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेस होगा कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के कंपेयर में यहां पे हाई होगा, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन दैट विल बी लेस रहेगा कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के कंपेयर में यहां पे रिपल्शन क्या रहेगा आप लोगों के पास, वो हाई रहेगा यहां पे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉन्ड एंथैल्पी की। भाई बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं भाई बॉन्ड एंथैल्पी कि भाई क्या होती है। ठीक है, मैंने बनाया NaCl, ठीक है, मैंने इसको तोड़ना है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इसको Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहां पे मैं बॉन्ड बनाने के लिए कुछ मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैं बोलता हूं डेल्टा H। किस फॉर्म में लगेगी, यहाँ पे डेल्टा H1 लगेगी, वो लैटिस एंथैल्पी की फॉर्म में लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन चुका, मेरे पास एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं तोड़ना है, तोड़ने के लिए मुझे कैटायन एनायन में इसको क्रिएट करना, बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं जब इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे डेल्टा H1 लगा रहा हूं। सपोज मेरे पास जो एनर्जी लग रही है वो 500 किलो जूल एनर्जी लग रही है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूं तो ये जो एनर्जी मेरे पास लगी, अब यहाँ पे ये एनर्जी मैंने किसके लिए लगाई, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए लगाई है। और मुझे मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो मुझे यहाँ पे मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मेरे पास यहाँ पे क्या लगेगी, डेल्टा S2। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेल्टा S3, एक और निकालना है तो डेल्टा H4। मतलब जितने बार, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से निकाल लूंगा, जितने बार मैं जितने मॉलिक्यूल्स को या जितने सब्सटेंस को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ये मेरे पास जो एनर्जी आई है ये आई है सर 1 मोल को डिसोसिएट करने के लिए। जितनी बार मोल मुझे तोड़ने पड़ेंगे उतनी बार मुझे यहाँ पे एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। जितने टाइम तक मुझे रिएक्शन को कन्वर्ट करना चलानी है उतने टाइम तक मुझे इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला कि इट इज डिफाइंड, हम डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसको आपको रिक्वायर्ड होगी, जो आपके पास मैंने बोला ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड जो आपने बनाया हुआ है, एंड
बॉन्ड बिटवीन होगा किसके, टू एटम्स के बीच में। अब देखो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी टू अलग अलग एटम तो हैं, सोडियम अलग एटम है और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, अलग एटम है। आपने क्या कर दिया, अब इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसमें हजार चीज जुड़ी हुई, एक चीज नहीं है। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तीसरा टेम्परेचर, नेचर क्रिस्टल फॉर्म है। तो वैसे किस एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, सॉलिड फॉर्म में। वैसे ही जब आप इसको तोड़ोगे, जब आप डेल्टा एच लगाओगे तो भाई ये आयंस में टूटेगा। नेचर कैसे होगी, कैटायन एनायन वाली, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लगेगी, वो डिसोसिएट फॉर्म में आप लगा रहे हो। तो मतलब उससे पहले जो हमने एनर्जी लगाई थी इसके लिए, वो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लगाई थी। तो मतलब हर बार की प्रॉपर्टी, नेचर और डिस्कशन हमारे पास क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है भाई, एक मोल को भी आप जब दो एटम्स जुड़े हुए हैं और उनको जो आप तोड़ना चाहते हो, उनमें से चाहे एक मोल को आप डिस्टर्ब करो, उसके लिए जो आप एनर्जी लगाओगे वो आपके लिए क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये भाई लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता है। लुईस कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। लुईस कॉन्सेप्ट किसके बारे में बताया है कि किसी कंपाउंड जो अनस्टेबल होके भी अपना नेचर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक भी हो वाला, ठीक है। जिसको हम डिस्कस यानी कि जो पढ़ते हैं वो हम नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन के प्रेजेंस के बेस पे पढ़ते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा होंगे उसका बिहेव कैसा होगा, लुईस एसिड जैसा। जिसके अंदर नंबर ऑफ एनायन ज्यादा होंगे वो क्या होगा आपके पास, लुईस बेस होगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल्स मैंने हिंट देने के लिए बता दिया, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर गिव आपके पास देता है द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम एंड मॉलिक्यूल, कि भाई जिनके बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हैं, कितने बॉन्ड आप बना सकते हो, तो उसके बारे में आपको कौन डिस्क्राइब करता है, तो भाई लुईस कॉन्सेप्ट, जिसको हमें पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे मैंने नाइट्रोजन है भाई मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कितने बॉन्ड बना सकता है, जब मेरे पास दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। अब मुझे क्या पता है कितने बॉन्ड बना सकता है, तो मेरे पास लुईस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अनपेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे इसके पास अनपेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3, सॉरी ये बॉन्डेड आ गए 3, 1 2 3। ये कौन से हैं, 3 शेयर वाले। टोटल अनपेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 5, ठीक है। ऐसी बात नहीं है ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये बॉन्ड बनाएगा। ये शेयर कितने के साथ करेगा, आप देखो मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है तो मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो यहाँ पे मेरी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, अलग होगी। जब मैं एक नाइट्रोजन को किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये मेरे पास नाइट्रोजन है और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास दूसरा नाइट्रोजन और ये मेरे पास 3 अलग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो यहाँ पे वही हो रही है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड निकल के आ रहा है और मैं हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है और तीसरा हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर को दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास रहा नाइट्रोजन 1 2 और 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड ये होगा, ठीक है। तो दूसरा हाइड्रोजन मेरा ये होगा और तीसरा हाइड्रोजन मेरे पास ये होगा। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फिर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे ओवरलैप की, ये क्या करेगा इसके साथ, इसने ऐसे ओवरलैप की और इसने इसके साथ कैसे, ऐसे ओवरलैप की, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन ये आ गया। अब यहाँ पे मैं कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये करेगा तो ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा। फिर इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ऐसे करेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 3 एटम चाहिए इसको जोड़ने के लिए, यहाँ जोड़ने के लिए मुझे एक ही अगला दूसरा नाइट्रोजन काफी था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है 3 बॉन्ड बनाने की। या मैंने देखा कि हाइड्रोजन मेरा जो बॉन्डेड है उसके पास टेंडेंसी है ही नहीं बॉन्ड बनाने की, वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकता। तो उस कंडीशन में हमें, मेरे लिए ये मेजर करना जरूरी था कि अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम पता करते हैं। तो जो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे हमें किसी की टेंडेंसी पता चलती है कि 2 एटम्स मिलके किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, वहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर में डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एंड वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द सेम अनदर मॉलिक्यूल विद द हाइड्रोजन एटम, कि भाई एक एटम आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से होते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सारे आपके पास क्या होगी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन। जो ऐसे एलिमेंट जिनकी मैक्सिमम टाइम पे टेंडेंसी रहती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की रहती है, वो आपके लिए क्या होंगे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब उन इलेक्ट्रो एलिमेंट जो रिएक्ट करें, जिन्हें जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब जितने ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। यानी कि ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन जहां पे हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है और उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल्स आप इनके साथ जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr, HI, H2O और NH3, यहाँ पे जितने बॉन्ड आप बनाते हो अब सब में क्या है? नाइट्रोजन आ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपसे दो एलिमेंट के बारे में बोला, जैसे H2O एंड NH3। NH3 में जो हाइड्रोजन तो प्रेजेंस है, हाइड्रोजन वहां पे बॉन्डिंग भी शो करेगा, पर वहां पे उसका नेचर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को दो तरीके से पढ़ा जाता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्या होता है, और मैंने यहाँ पे दो का डिस्कस किया है, तो वहां उसकी नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो दोनों चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे आप इतना ही समझें कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ जैसे वन मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा हो जो एक उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा या तो सेम हो या दूसरा अदर मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन कुछ कंडीशन में भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और जब ये अपने से हाई रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है? लेस रिएक्टिव वाली हो जाती है। सपोज जैसे अमोनिया वाले केस में, सॉरी नाइट्रोजन वाले केस में ऐसा होगा, तो उनको हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर क्लास।